इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इन एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, सोडियम एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन इज 281, मैग्नीशियम इज 12, कॉन्फ़िगरेशन इज 282, aluminium is 13, configuration is 283, silicon is 14, configuration is 284, phosphorus is 15, configuration is 285, sulfur is 16, configuration is 286, chlorine is 17, it's 287, आर्गन इज 18, इट्स 288। ठीक है, अब ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल में, पहले वाले शेल्स तो फुली फिल्ड रहते हैं, वो अट्रैक्टेड रहते हैं न्यूक्लियस से, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, किसी के साथ कंबाइन करने में। ये जो लास्ट शेल है इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको लूज करके या इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स गेन करके या इस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर सकते हैं। अब जिनके लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है वो इनको इजीली लूज कर सकते हैं। लूज करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन तो +1 चार्ज एक्वायर करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो +2 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो +3 चार्ज एक्वायर करेंगे और ये बन जाएगा कैटायन। ठीक है, 4 वाला शेयर करेगा, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन। 5, 6, 7 वाला गेन करेगा। 5 इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके टोटल 8 बना लेता है। 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उस पे -3 चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अपनी लास्ट शेल में कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो उनकी शेल है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या तो वो पिछली वाली शेल में 8 कंप्लीट कर लें या अगली वाली शेल में। अब अगर देखो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स की बात करें तो उनकी लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है जिनको वो अगर लूज कर देगा तो पिछली शेल में 8 हो जाएंगे। अब उसके पास दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो वो इनको लूज करता या फिर इनमें गेन करता, तो एक लूज करना ज्यादा आसान है रादर देन गेनिंग 7, तो वो 7 नहीं गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 चार्ज एक्वायर करेगा। मैग्नीशियम के पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 चार्ज एक्वायर करेगा। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो 3 लूज करके +3 चार्ज एक्वायर करेगा। सिलिकॉन जो है वो शेयर करता है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना भी डिफिकल्ट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना भी डिफिकल्ट है। फॉस्फोरस के पास लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 5 लूज करना मुश्किल है, रादर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इजी टास्क है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इसी शेल में 8 फुल कर लेता है। ठीक है, सल्फर के पास 6 है, इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि अपनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर सके और ये -2 चार्ज एक्वायर करता है। क्लोरीन के पास 7 है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये अपनी लास्ट शेल में और 8 कंप्लीट कर लेगा और इस पे चार्ज आएगा -1 और ये तीनों बन जाएंगे एनायंस। आर्गन के पास लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पसंद नहीं करता इनको लूज करना भी, गेन करना भी नहीं, शेयर करना भी नहीं, क्योंकि उसके पास तो 8 हैं तो ये कुछ नहीं करता है। ये जो कैटायन और एनायन है ये आपस में मिलके बना लेते हैं आयनिक बॉन्ड और ये जो शेयर कर रहा है ये बना लेता है कोवलेंट बॉन्ड। ये कैटायन और एनायन आपस में बना लेंगे आयनिक बॉन्ड और ये शेयर करने वाला बन जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, लिखो इसको, फटाफट लिख लो।
हो गया, ठीक है। अब देखो केमिकल बॉन्ड होता क्या है, ये सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स है, वो तो हमारा तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का। अदरवाइज केमिकल बॉन्ड, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is force of attraction which holds various constituents, which holds various constituents like atoms, ions, etc. together. It could be atoms, ions, whatever. It holds these constituents together. ठीक है। फिर सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में जो थ्योरी आई कि कैसे बॉन्ड बनता है, वो है कॉसल लुइस अप्रोच। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसे कहा कि हम जो भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐसे डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे लुइस डॉट स्ट्रक्चर इनको हम बोलते हैं। और जब बॉन्ड बनाएंगे तो जितना भी वो लूज कर रहा है या जितना गेन कर रहा है उतने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा कर देंगे। जैसे आपके पास सोडियम है, ये क्लोरीन है 287, तो उसकी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मुझे ये आयनिक कंपाउंड NaCl बनाना है तो Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे नेगेटिव। पॉजिटिव आएगा जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो सोडियम के पास एक था, अगर वो ये इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देगा तो Na को मैं ऐसे बना दूंगी। ठीक है, कि उसके पास तो लास्ट शेल में अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा जहां पहले था। और क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा, नेगेटिव चार्ज मींस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसने लिया, इसके पास 7 थे, एक एक्स्ट्रा ये सोडियम से भी ले लेगा, अब इसके पास 8 हो जाएंगे। तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर जैसे हम बनाते हैं कि जो एलिमेंट्स है उनके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हम ड्रॉ कर देंगे, और जब वो कंबाइन करेंगे तो कौन कितना दे रहा है उसके अकॉर्डिंग उतने कम कर देंगे, और जितना ले रहा है उसके उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉसल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। कॉसल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, जिसमें ये कहता है कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है एलिमेंट्स की वो डिपेंड करती है उनके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स depends on the electrons present in their last shell या valence shell। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि सबको अपनी लास्ट शेल में 8 ऑब्टेन करने हैं, या फिर ये कह लो कि every element tends to obtain noble gas configuration, noble gas configuration। हर एलिमेंट सोचता है कि उसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, जिसको हम बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दैट इज टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स, to acquire 8 electrons in their last shell, 8 electrons in their
लास्ट शेल, दिस इज कॉसल लुईस अप्रोच। ठीक है, और जो लुईस सिंबल्स हैं वो जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम में 1 डॉट लगा दिया, जितने भी क्लोरीन में 7 डॉट्स लगा दिए, इनको लुईस सिंबल्स या लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ये लुईस सिंबल्स या लुईस डॉट स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास, अब इसके लिए क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का इतना कुछ खास वो नहीं, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स के डॉट स्ट्रक्चर आपको बोलेंगे बनाने के लिए, लेकिन अगर आप तो उनका एक्चुअल, कई जो बड़े वाले कंपाउंड्स हैं उनमें एक्चुअल कौन से एटम के साथ कौन सा एटम अटैच्ड है वो भी पता होना चाहिए। जैसे आपने 10th क्लास में ये तो किए थे कि अगर मुझे मान लो 2 हाइड्रोजन एटम्स का देखना है कि वो कैसे आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो उसके लिए तो ये एक हाइड्रोजन एटम, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन एटम, ये इसका इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, उसके पास एक ही शेल है और इसकी शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम, तो इसकी शेल में 2 ही मैक्सिमम फिल हो सकते हैं। तो इसका टारगेट 8 का है ही नहीं, क्योंकि उसको अपनी शेल अगर भरनी है तो 2 ही काफी है। तो एक इसके पास है, एक ये इसके साथ शेयर कर लेता है और ये एक बॉन्ड आपस में बना लेगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मुझे ऑक्सीजन का बनाना है, तो ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन के पास भी 6 हैं, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 हैं। तो अगर इनको अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने, तो 6 उसके पास है, 2 इसके साथ शेयर कर लेगा, 6 इसके पास है, 2 इसके साथ शेयर कर लेगा। तो टोटल ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन, एक एक ऑक्सीजन एटम के शेयर हो रहे, जिनके बीच आप ऐसे ये बॉन्ड बना सकते हो, ऐसे कि ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, मतलब 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच जो है डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक ही इंटरेक्शन थी इनके बीच, इसका सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो ये सब क्या कोशिश कर रहे हैं कि अपनी शेल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उतने भर लिए जाएं। जैसे इसमें मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, तो उसने 2 को टारगेट किया, इसके मैक्सिमम लास्ट शेल में 8 हो सकते हैं, तो इसने 8 बनाए। ठीक है, अगर मुझे नाइट्रोजन बनाना है N2, तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन में 2 5 होता है। अब इस 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, तो इसको अगर 8 कंप्लीट करने तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। तो 5 इसके पास है, 3 इसके साथ ये शेयर करता है, और इसके पास भी 5 है, ये 3 इसके साथ शेयर करता है, और 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो इनके बीच में बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो एक बॉन्ड आप देख रहे हो, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक बॉन्ड बना रहे हैं। लाइन के फॉर्म में हम बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ये अट्रैक्टिव फोर्स है, कोई ऐसी लाइन बनी नहीं होती है, वो अट्रैक्शन है दोनों एटम्स के बीच में। ठीक है, जो मैं कह रही हूँ कि कुछ कंपाउंड्स का, अब जैसे मुझे CO2 का बनाना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ऐसे ही नहीं कि मैंने एक कार्बन और फिर 2 ऑक्सीजन बना देने, ऐसा नहीं होता है। आपको फिलहाल तो थोड़े बहुत याद भी करने पड़ेंगे कि क्या स्ट्रक्चर्स है, फिर आपको बॉन्डिंग ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते समझ भी आएगा कि किसके साथ कौन क्यों बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, पर पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है। कोई एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है, ये पता करने के लिए आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास है कार्बन। कार्बन का क्या है, ग्राउंड स्टेट में कार्बन होता है 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, 1s2 2s2 2p2। अब जनरली क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑर्बिटल में आपने कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किए उसमें जितने के भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं,
उतने वो बॉन्ड्स बना सकता है, और जितने किसी के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बन जाते हैं उसके लोन पेयर। ठीक है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उतने बॉन्ड बनेंगे, और जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बन जाएंगे उसके लोन पेयर। लेकिन कार्बन रूम टेम्परेचर पे ही उसके पास इतनी एनर्जी होती है, अभी देखने से तो लग रहा है कि वो दो ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन वो बॉन्डिंग करता ही एक्साइटेड स्टेट में है, जिसमें ये जो 2s का उसका इलेक्ट्रॉन है इसको जंप करा के भेज दिया जाता है 2p में, और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है फिर दिखती है ऐसे 1s2 2s1 एंड 2p3। ठीक है, अब इसके पास कितने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए वो बना रहा है 4 बॉन्ड्स। ठीक है, और ये सिर्फ लास्ट शेल में आपको देखना होता है, सारे इन टोटल नहीं, लास्ट शेल में। अब इसकी 2 ही शेल्स हैं, एक फर्स्ट शेल है और ये लास्ट शेल है। जब भी बॉन्डिंग में कोई भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वेलेंट शेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कार्बन ऑलवेज मेक 4 बॉन्ड्स। आपने पढ़ा था 10th वाले चैप्टर में भी, क्लास 10th में, कि ये टेट्राहेड्रल होता है या टेट्रा कोवलेंट होता है, टेट्रावेलेंसी इसकी रहती है। ठीक है, 4 कोवलेंट बॉन्ड ये बनाता है, शेयर करके बनाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ना ये लूज कर पाता है ना ये गेन कर पाता है, दोनों में ज्यादा एनर्जी लगती है, तो ये शेयर करना प्रेफर करता है। ठीक है, तो कार्बन ऑलवेज मेक 4 बॉन्ड्स, ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी भी सेकेंड बुक में रिडॉक्स अगर चैप्टर छोड़ दो, जो कि एक छोटा है चैप्टर है, तो वो भी ऑर्गेनिक है, और +2 में भी एक बुक ऑर्गेनिक की है। ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी स्टडी को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बन की कभी नहीं भूलनी, हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, देन वी कम टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है 7, दिस इज 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है, अब ये इसकी लास्ट शेल हो गई। अब देखो यहां पर कार्बन की तरह इलेक्ट्रॉन जंप करवाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कार्बन के पास ना एक खाली ऑर्बिटल था जिसमें वो इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सकता था, ये वेकेंट था, तो आप उस इलेक्ट्रॉन को यहां पर भेज के ये करवा पाए। लेकिन यहाँ पर कोई जगह खाली नहीं है, अगर इसको पीछे भेजोगे फिर कोई पेयर हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो लास्ट शेल में इसके पास है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, विच टेल्स अस कि ये कितने 3 बॉन्ड्स बनाएगा। और आपने देखा भी था लुईस डॉट स्ट्रक्चर में भी कि नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड्स बना रहा है, क्योंकि उसको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने थे। ठीक है, अब अगर आप ये सोचो कि ला ये तो हमको पहले भी पता लग गया था, तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आगे वाली थ्योरीज के लिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाली थ्योरी अभी चलती नहीं है। इसके बाद आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे, उसके बाद आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा भी है, और इसकी वेटेज भी काफी होती है। ठीक है, क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, और ये इनऑर्गेनिक में जितने भी +2 में भी चैप्टर्स हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, +1 के लिए तो है ही, +2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हर चीज यूज होती है इनऑर्गेनिक में। ठीक है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 बॉन्ड बनेंगे, और आप यहाँ पर 1 सेट ऑफ पेयर देख सकते हो जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर। पेयर है ना, 2 का सेट है तो इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। तो इसके पास एक लोन पेयर रहेगा, ये है आपका लोन पेयर। ये जो है इसको ऐसे ऑर्बिटल ड्रॉ करके हम इसको दिखा देते हैं कि 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेट ऑफ 2 हैं तो पेयर है, और
फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, बॉन्ड ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं और एक लोन पेयर है, ठीक है। तो आपने देखा कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा था, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है। ये हमने कैसे चेक किया कि उसकी लास्ट शेल में देखा कितने अनपेयर्ड और कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं, ठीक है। देन वी मूव टू ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4, ठीक है, 1s2 2s2 2p4। तो अब ये रही लास्ट शेल, और लास्ट शेल में इसके पास ये 2 सेट ऑफ पेयर्स हैं, तो 2 लोन पेयर बन जाएंगे और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए 2 इसमें बॉन्ड्स बन जाएंगे, 2 bonds and 2 lone pair. This is for oxygen, ठीक है। Then comes fluorine. Fluorine है atomic number 9. This is 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। ये इसकी लास्ट शेल है, लास्ट शेल में ये इसके लोन पेयर्स हैं और 1 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट विल मेक 1 बॉन्ड, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कैसे दिखाओगे कि इसके डॉट्स ऐसे बना देते हो, सेवन इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, अपने लास्ट शेल में इसको 8 कंप्लीट करने हैं, तो इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके इट विल मेक 1 बॉन्ड, ठीक है। वुड यू लाइक टू राइट इट? क्योंकि ऐसे पूरा उसमें नहीं दिया हुआ है, अगर आप समझ के करोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। फटाफट लिख लो। डन है। नेक्स्ट स्लाइड का ये भी लिख लो नाइट्रोजन के लिए।
नेक्स्ट ऑक्सीजन और फ्लोरीन का भी करो। डन। ओके, नेक्स्ट करते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहता है कि हर एलिमेंट चाहता है उसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, दिस इज ऑक्टेट रूल, राइट। लिख सकते हो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल reaction, the atoms tend to adjust their electronic configuration. The atoms tend to adjust their electronic configurations in such a way that they achieve 8 electrons in their outermost shell. In such a way that they attain 8 electrons in their last shell। ठीक है, ये है ऑक्टेट रूल। और फिर हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। क्या है कि ये तो बोल दिया सबके लिए इसने कि सब चाहते हैं उनकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हों। लेकिन अभी आपने देखा कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब हमने बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के पास तो शेल ही एक है, फर्स्ट वाली शेल, और उस शेल में आते ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो तो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ऐसे और भी कंपाउंड्स हैं जो अपने ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम हाइड्रोजन का करते हैं। यहाँ लिख दो लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। limitations of
ऑक्टेट रूल, इसमें पहला लिख देते हैं कि हाइड्रोजन कैन ओनली कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, हीलियम के लिए भी सेम है, वो भी 2 ही कर सकता है। लिथियम के लिए भी सेम है, वो भी 2 कर सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम कैन कंप्लीट their duplets, not octet। ठीक है, ये फर्स्ट लिमिटेशन आ गई ऑक्टेट रूल की। सेकेंड लिमिटेशन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास 8 से कम होते हैं फिर भी वो स्टेबल हैं और एग्जिस्ट करते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है। अब एल्यूमिनियम का देखो, एल्यूमिनियम 283 होता है, तो उसकी लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वो मान लो AlCl3 भी बनाता है, तो क्लोरीन के साथ अगर वो बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन के पास 7 होते हैं, तो वो 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन कर सकता है। ठीक है, अगर वो 3 क्लोरीन एटम्स के साथ भी कंबाइन करता है, तब भी उसके बाहर ये एक क्लोरीन का और एक एक अपना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो आप, तो हर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके साथ शेयर करने के बाद भी एल्यूमिनियम के पास टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसको इधर बनाती हूँ मैं। ठीक है, ये क्लोरीन है हमारा। तो इसके पास अगेन ये सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हो पाए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, लेकिन फिर भी AlCl3 एग्जिस्ट करता है। तो मतलब दिस इज लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले, वैसे BCl3 हो गया, BH3 हो गया, BF3 हो गया, ये सारे इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले हैं। फिर आता है जिनके पास 8 से ज्यादा होते हैं, ये होते हैं हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स। हाइपरवेलेंट compounds which have more than 8 electrons in their last shell, which have more than 8 electrons in their last shell। अब इसके एग्जाम्पल आ जाते, जैसे PCl5, SF6, ठीक है, जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी लास्ट शेल में। अब फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं और 5 उसने क्लोरीन के साथ शेयर किए, तो टोटल उसके पास कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, 5 अपने और 5 क्लोरीन के। सिमिलरली सल्फर के पास लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं और एक एक फ्लोरीन से उसने लिया, क्योंकि फ्लोरीन को तो एक ही शेयर करना होता है, उसकी लास्ट शेल में 7 होते हैं। ठीक है, तो टोटल 6 अपने और 6
फ्लोरीन से तो 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 से ज्यादा हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 8 से ज्यादा हो गया, तो जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी वॉयलेट करता है ऑक्टेट रूल। ठीक है, लिखो इनको पॉइंट्स को। ये आपका ऑक्टेट रूल में ड्यूप्लेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और ये आ गया कि विच हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, विच हैव less than 8 electrons, and hypervalent compounds which have more than 8 electrons. देखो बेटा, इसके बाद ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स और नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। डन है तो नेक्स्ट पेज पे लो करो, ECl5 and SF6। डन। अब नेक्स्ट है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ये कहता है कई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास 8 नहीं होते, 8 से कम भी हो सकते, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जैसे कि इसमें आता है NO एंड NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। अब ऑक्सीजन के पास है 1 2 3 4 5 6,
और नाइट्रोजन के पास है 1 2 3 4 5। तो ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड्स बनाता है, हमने किया। एक्सक्यूज मी। तो इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन अकेला रह जाएगा। ठीक है, कई स्ट्रक्चर्स में ऐसे दिया होता है कि ये अपना इसको ताकि नाइट्रोजन के 3 बन सकें तो ये अपना लोन पेयर भी यूज कर लेता है। ऑक्सीजन इसको लोन पेयर दे देता है ताकि इसके 3 बॉन्ड्स बन सके, पर अदरवाइज एक तो ऑड इलेक्ट्रॉन रहता ही है इसमें। और दूसरा है NO2 का। NO2 में यहाँ इसके पहले इलेक्ट्रॉन्स बनाती हूँ। नाइट्रोजन है आपके पास ये 1 2 3 4 5। ठीक है, या फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे बना रहे हो। अब इसमें एक तो ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा। और दूसरे ऑक्सीजन को ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। अब मैं आपको बताती हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। जैसे नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होता है वो एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन, अभी तक जो भी आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट से आ रहा था, दूसरा दूसरे से आ रहा था और ये आपस में शेयर कर रहे थे, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग वाला। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम एटम से आते हैं। ठीक है, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स participating in bonding come from the same atom, come from the same atom। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाना चाहते हैं, और ये बॉन्ड बन रहा है। इसको एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दिखाएंगे, वो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके ही दिखाएंगे कोवलेंट बॉन्ड की तरह, क्योंकि ये टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। ठीक है, तो इसको वो ऐसे ही दिखाएगा। लेकिन आप खुद सोचो कि कैसे जस्टिफाई होंगे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको ये पता नहीं है कि ये कैसे बॉन्डिंग करता है तो आप कैसे बोलोगे कि इसके पास ये बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ गए। नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन तो ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तो फोर्थ और फिफ्थ कहाँ गया। तो वो फोर्थ और फिफ्थ इसने डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को। ठीक है, ये ऐसे दिखाया जाता है आपको एनसीईआरटी में। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ ये बन रहा है स्पेशल बॉन्ड जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ऐसे एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो डोनर एटम है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, वो इधर उसकी तरफ इसकी टेल है, और जिसको मिल रहा है उसकी तरफ इसका हेड है। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो दे रहा होता है वो है डोनर एटम, ये डोनर एटम है। और जिसको दे रहा है वो एक्सेप्टर है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन को ये दे रहा है तो ये एक्सेप्टर है। ठीक है, इसको भी लिख लो, बुक में नहीं है बेटा, फिर आगे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने आपको कहा था कि लुईस डॉट के टाइम पे भी कुछ स्ट्रक्चर्स आपको फिलहाल के लिए याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट्स आप आगे आगे और सीखते रहते हो। तो आप आपकी बुक में एक नाइट्रिक एसिड का भी स्ट्रक्चर बना है, उसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो फिर आप जस्टिफाई कर पाओगे कि क्या हो रहा है इस बॉन्ड में।
ये दो मॉलिक्यूल्स का हमने बनाया है, एक NO का और एक NO2 का। ये दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं जिसके पास अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता है और जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है। चलो नेक्स्ट हम करते हैं नोबल गैस के कंपाउंड्स। अब क्या है कि नोबल गैस का तो हमने ये बोला कि नोबल गैस तो फुली फिल्ड होती है, तो उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कोई चाह रहा है उसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो नोबल गैस के पास तो ऑलरेडी 8 होते हैं, तो उसको तो बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं थी, मगर फिर भी वो बनाता है। ठीक है, आपको कुछ कंपाउंड्स मिलेंगे। XeF2 जिनॉन एक नोबल गैस है। XeF4, इसके बहुत सारे कंपाउंड जैसे बनते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो noble gases already have 8 electrons in their last shell, still they make these compounds। तो ये भी ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है कि 8 तो पूरे हैं, अब क्या चाहते हो। ठीक है, noble gases already have 8 electrons in their last shell, still they make compounds। और इसका रीजन ये है कि ये एक्सपेरिमेंटली बनाए गए, नेचुरली नहीं एग्जिस्ट करते। आप जान के वो बनाए गए हैं, क्योंकि इनकी आप पढ़ोगे आयनाइजेशन अच्छा पढ़ा होगा थर्ड चैप्टर में, आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेरेबल होती है ऑक्सीजन के, तो उसके कंपाउंड बन गए थे, तो इसके भी बना दिए थे। ठीक है, और इसके अलावा ये कहता कि और क्या लिमिटेशंस हैं, कि ऑक्टेट रूल कोई शेप्स के बारे में नहीं बताता। ठीक है, ये तो एक्सेप्शन ही आ गई ना। अब और लिमिटेशंस हैं। इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, about the shapes of the molecules। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है octet rule does not indicate stability of the molecule। Octet rule does not indicate stability of the molecule। Stability of the molecule। ठीक है, और ये नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में भी कुछ नहीं बताता। बस ये बता दिया कि अट्रैक्टिव फोर्स है, नेचर नहीं। डज नॉट टेल द नेचर ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ये लो फिर। तो ये है ऑक्टेट रूल और उसकी लिमिटेशंस, लिखो फटाफट। सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑक्टेट रूल एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। उससे पहले हमने किया लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें था कि जो एलिमेंट है उसकी लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डॉट बना के लिखो, और उनकी आपको पता लग जाएगा। सबको अपनी लास्ट शेल कंप्लीट करनी है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं कंप्लीट। जिनके पहली शेल फिल होनी है उसके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंप्लीट। ये सारी वर्क करते हैं इस पे कि अट्रैक्टिव फोर्स है एलिमेंट्स के बीच, जिसमें लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करने के लिए।
हमारी नेक्स्ट क्लास तक आपके और भी टॉपिक्स क्लास में कवर हो जाएंगे, तो आपने इनको अच्छे से करना है। और ये ध्यान रखना है कि इसका कॉन्सेप्ट मेनली यही है कि हर एलिमेंट अपनी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहता है। इसके लिए अगर उसके पास लास्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लूज कर सकता है और कैटायन बना सकता है। 4 5 5 6 7 वाला गेन करके एनायन बना सकता है। 4 वाला शेयर करता है, शेयरिंग वाला कोवलेंट बॉन्ड है, और लूज और गेन करके जो कैटायन एनायन बने हैं वो आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड का एक और टाइप हमने किया है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, जिसमें नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन कोऑर्डिनेट में दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एलिमेंट कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक पढ़ के आना, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।